Hello everyone, welcome to Utkarsh online platform. So dear students, today we are talking about the syllabus and the exam pattern of CBSE for the academic year 2021 and 2022. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीबीएसई ने इस एकेडमिक सेशन के लिए एक बहुत ही बड़ा चेंज किया है। बहुत ही बड़ा चेंज क्या किया है, उन्होंने एग्जाम्स को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया है, टर्म 1 और टर्म 2 में। टर्म 1 का जो एग्जामिनेशन है वो नवंबर से दिसंबर के बीच में रहेगा और टर्म 2 का जो एग्जामिनेशन है वो 2022 में मार्च और अप्रैल के बीच में रहेगा। टर्म 1 का जो पेपर रहेगा वो टर्म 1 का पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा और टर्म 2 का जो पेपर है वो सब्जेक्टिव टाइप रहेगा। मतलब इतना बड़ा जो चेंज है वो पहली बार सीबीएसई में देखने को मिला है। बाकी आज तक के जितनी हिस्ट्री देख ली जाए अगर सीबीएसई की, तो इतना बड़ा कोई चेंज देखने को नहीं मिला है। लेकिन इस पैटर्न से, एग्जामिनेशन के इस पैटर्न से स्टूडेंट्स को बहुत बड़ा फायदा भी हो सकता है। फायदा हो सकता है, होगा भी सही, लेकिन उसके लिए अगर हम प्रिपरेशन ढंग से करें तो 100% हमारे लिए वो क्या है, प्रॉफिटेबल है। क्योंकि देखिए, पेपर दो पार्ट में स्प्लिट होने से फायदा क्या है कि पहला जो टर्म 1 होगा वो एमसीक्यू बेस्ड है, तो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो उसका पूरा बेस क्लियर हो जाएगा, नंबर क्लियर हो जाएंगे। 50% सिलेबस आपका टर्म 1 में आएगा एंड 50% सिलेबस आपका टर्म 2 में आएगा। तो प्रिपरेशन उस हिसाब से करनी है। मतलब आपके पास में लोड कम कर दिया है। जैसे मार्च में पिछले बार एग्जाम होता था तो पूरा का पूरा 100% सिलेबस आता था तो एक साथ पढ़ना पड़ता था। अब नवंबर दिसंबर में आएगा तो 50% सिलेबस पढ़ना है, आराम से लोड कम लेके सेलेक्टिव चैप्टर्स को पढ़ना है, तो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तो ओवरऑल सीबीएसई ने चेंज क्या किया है, अगर मैं एक नॉर्मल, पहले मैं जनरल इंट्रोडक्शन बात कर लेता हूं कि भाई सीबीएसई ने एकेडमिक ईयर 2021 के लिए चेंजेस क्या क्या किए हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि भाई सीबीएसई ने एग्जाम्स को दो टर्म में करवाने का डिसीजन लिया है, टर्म 1 और टर्म 2। टर्म 1 में 50% सिलेबस है और यहाँ पे भी 50% सिलेबस है, बट फर्क इतना है कि ये जो टर्म 1 है वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। क्या है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड। ऑब्जेक्टिव बेस्ड का मतलब है इसमें एमसीक्यू पूछे जाएंगे। और टर्म 2 जो है वो हमारा कौन सा है, सब्जेक्टिव बेस्ड है। टर्म 1 के जो पेपर्स हैं, एग्जामिनेशन जो टाइमिंग है वो है नवंबर से दिसंबर के बीच में, ठीक है। और टर्म 2 के जो एग्जामिनेशन है वो कहाँ पे रहेंगे, मार्च और अप्रैल के बीच में रह सकते हैं, लेकिन 2022 में, मतलब नेक्स्ट ईयर, ठीक है। ये सीबीएसई का एक सबसे बड़ा चेंज है। देखिए, इसमें सीबीएसई को एक बेनिफिट भी है, उन्होंने ऑब्जेक्टिव दिया है तो बहुत सोच समझ के दिया है। मतलब अगर बाई चांस जैसे मान के चलते हैं कि अगर कोई कॉन्सिक्वेंस ऐसा हो जाता है कि कोरोना या कोई भी किसी भी तरह की कोई डिजीज का कोई खतरा रहता है कि जिसमें बच्चों को ऑफलाइन एग्जाम ना करवाया जाए, तो उस केस में इनके पास में ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर बनाना है इनको, तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर का एग्जामिनेशन वो ऑनलाइन मोड में भी ले सकते हैं। ऑनलाइन मोड में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पेपर करवाया जा सकता है, क्योंकि ऑफलाइन में तो दिक्कत आती है भाई। सब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होता तो दिक्कत आती, लिखते कैसे, क्या करते, समझ में नहीं आता, तो वो दिक्कत थी। पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत अच्छा दिमाग लगाया है। इन्होंने क्या किया है कि टर्म 1 का जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड कर दिया है, जो नवंबर दिसंबर में है। तो जो थर्ड वेव की जो बात चल रही है, अगर उस केस में, अगर बाई चांस ऐसा मान के चलते हैं कि अगर थर्ड वेव भी आ जाती है तो नवंबर दिसंबर में सीबीएसई को एग्जाम करवाने में दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत क्यों नहीं आएगी, क्योंकि घर बैठे आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट देना है, वो भी ऑनलाइन मोड में। ऐसा कर सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ होगा या हो सकता, मतलब करेगी ही, बट इन केस लेके चलते हैं। तो आप लोग ये मान के चलिएगा कि ये जो पैटर्न दिया गया है 100% एग्जामिनेशन तो होंगे, एग्जामिनेशन 100% होंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चे इस भरोसे बैठे होंगे कि हो सकता है थर्ड वेव आ जाए, एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, एग्जाम ना हो। तो ऐसा कोई केस नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं, क्योंकि ऑनलाइन मोड में एग्जाम देना है। अगर बाई चांस ऐसा कुछ हो जाता है तो वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया है, इसको ऑब्जेक्टिव किया है। आप समझ रहे हैं। तो ये पूरी जो प्लानिंग होती है ना, वो पूरा का पूरा फ्यूचर फॉरकास्टिंग पर बेस्ड होती है। फ्यूचर को सोचकर उसके हिसाब से उन लोगों ने क्या किया है, अपने पैटर्न को चेंज किया है। फिर टर्म 2 का एग्जामिनेशन इन्होंने मार्च अप्रैल तक रखा है।
और वो भी कैसा रखा है, ऑफलाइन मोड वाला, मतलब सब्जेक्टिव बेस्ड वाला, क्योंकि इनको पता है कि अगर मान लेते हैं कि थर्ड वेव आती भी है नवंबर दिसंबर में, तो देखिए 2-3 महीने इफेक्ट रहता है, तो मतलब मान लेते हैं जनवरी और फरवरी इफेक्ट रह जाता है, मान लेते हैं। तो इन केस फरवरी तक सब खत्म होगा तो मार्च और अप्रैल तक एग्जाम्स करवाए जा सकते हैं ऑफलाइन। सो आप ये मान के चलिए कि जो पैटर्न दिया गया है 100% फॉलो होगा और 100% आपके एग्जामिनेशंस होंगे। भाई पिछले सेशन में क्या हुआ कि पिछले सेशन में कोविड की जो कंडीशंस थी वो बहुत ज़्यादा सीवियर थी, तो उस केस में एग्जाम्स करवाना पॉसिबल नहीं था, दैट्स व्हाई एग्जाम्स को कंप्लीटली कैंसिल कर दिया गया। बट इस बार एग्जाम कैंसिल नहीं होंगे, ये मान के चलना है आपको, और 100% इसके लिए आपको अपनी तैयारी करनी है। तो ये तो बात हुई हमारे लिए किसके बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो आप जो तैयारी कर रहे हैं, देखिए बेसिक पढ़ना जरूरी है। जैसे बेसिकली क्या होता है, जब हम नोट्स बना रहे होते हैं, थ्योरी लिख रहे होते हैं, तो अभी काफी बच्चों के मन में ये भी आ जाएगा कि सर ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर है तो थ्योरी क्यों लिखें। अरे बेटा थ्योरी लिखोगे तभी तो चीजें लर्न होगी, समझ में आएगी। अपना बेस खत्म नहीं करना है, एग्जाम का पूरा एग्जाम के हिसाब से भी नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। बेसिक्स पूरा करना है, थ्योरी के हिसाब से लिखना है और उस हिसाब से अपने पेपर को प्रिपेयर करना है। पूरा पढ़ के जाओगे तभी तो ऑब्जेक्टिव पेपर अटेंड कर पाओगे। जब आपको मतलब पूरी नॉलेज ही नहीं होगी तो फिर वो ऑब्जेक्टिव पेपर का मतलब क्या निकलेगा, है ना। तो ये हमारा एग्जाम पैटर्न है सीबीएसई का फॉर द एकेडमिक सेशन 2021 एंड 22। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। किसकी बात करते हैं, सिलेबस की। 10th बोर्ड का जो सिलेबस है, सीबीएसई ने 10th बोर्ड के सिलेबस में कुछ चैप्टर्स को रिमूव किया है, ना। सिलेबस में थोड़ा सा रिडक्शन सीबीएसई लेकर आया है। सीबीएसई ने जो अपना एग्जाम पैटर्न दिया है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सिलेबस में थोड़ा सा क्या किया है, चेंज किया है। अब वो सिलेबस में क्या चेंज हुआ है इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली है, सिलेबस में क्या चेंज आया है और हमें क्या पढ़ना है, स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, ये पूरा का पूरा एक लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अपना पूरा ईयर को, थ्रू आउट द ईयर कैसे पढ़ना है, किन चीजों को ध्यान में रखना है, ये इस वीडियो में आपको पूरा मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस के बारे में। इवैल्यूएशन स्कीम की अगर मैं बात करता हूं, थ्योरी की, इवैल्यूएशन स्कीम की, तो सीबीएसई के हिसाब से इवैल्यूएशन स्कीम इन्होंने क्या दी है, यूनिट 1 जो है हमारा, यूनिट 1 केमिस्ट्री का है। अगर आप लोगों को ढंग से पता हो तो यूनिट 1 है वो केमिस्ट्री का है। 1st to 5th चैप्टर है इसमें, 1 से लेके 5 तक चैप्टर है, 1 से लेके 5 तक चैप्टर है केमिस्ट्री के। इसमें फर्स्ट टर्म में जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, टर्म 1 का, नवंबर दिसंबर का, उसमें आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है सीबीएसई वालों को, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन वाला है, सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला है और थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल वाला है। ये 3 चैप्टर केमिस्ट्री के आप लोगों को प्रिपेयर करने हैं। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा टर्म 1 में, और इसका वेटेज कितने मार्क्स का होने वाला है, 16 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होने वाला है, 16 मार्क्स का, मतलब 16 क्वेश्चन आने वाले हैं। 1 मार्क्स से आएंगे और क्या होगा, 1 मार्क्स के आएंगे तो कितने क्वेश्चन आएंगे, 16 क्वेश्चन। 3 चैप्टर में से 16 क्वेश्चन है, इसका मतलब एक चैप्टर में से कम मिनिमम 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मिनिमम 5 क्वेश्चन, 5 MCQs will be there, 5 objective questions will be there from each chapter, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसका मतलब ज्यादा वेटेज अगर मैं बात करूं तो किसका रहने वाला है, या तो फर्स्ट चैप्टर का रहेगा या सेकंड चैप्टर का रहेगा। थर्ड चैप्टर में से 5 क्वेश्चन आएंगे कंफर्म है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट है हमारा वर्ल्ड ऑफ लिविंग, बायोलॉजी का है। यूनिट कौन सी है, बायोलॉजी की, 6th, 7th, 8th और 9th। 6th चैप्टर, 7th चैप्टर। 6th चैप्टर लाइफ प्रोसेस है, 7th कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, 8th हमारा कौन सा है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, और 9th हमारा कौन सा है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं। इसमें से एक ही चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर माना जाता है, उसका वेटेज सबसे ज्यादा होता है, दैट इज चैप्टर 6, दैट इज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस पढ़ने में भी बहुत टाइम लगता है इसको। आप खुद देखिए इसका मार्क्स कितना हो गया, 10। अब जब सब्जेक्टिव पेपर्स होते थे ना, जब ओवरऑल पेपर आता था तो 8-10 मार्क्स का नहीं आता था, ये 7-8 मार्क्स तक आता था, 8 मार्क्स तक आता था। बट इस बार ऑब्जेक्टिव पेपर है तो ऑब्जेक्टिव में इसकी वेटेज के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है, तो इसका वेटेज बढ़ के कितने मार्क्स का हो गया, 10 मार्क्स का। मतलब ये एक अकेला चैप्टर आपको 10 मार्क्स देके जाएगा। ढंग से पढ़ना, देखो महीना भर लग जाए टेंशन नहीं है, 1 मंथ लगे एक चैप्टर में टेंशन मत लेना, लेकिन 10 मार्क्स प्रिपेयर करके जाना है। 10 मार्क्स प्रिपेयर करके जाना है। एमसीक्यू में ज्यादा दिक्कत नहीं आती, देखो टिक 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 करना है, लिखना नहीं है। लिखने में तो पता है क्या होता है, कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है तो नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं, आपकी हैंडराइटिंग पता चल जाती है, काफी चीजें हो जाती है। पर एमसीक्यू में टिक कर रहे हैं तो उसमें किसी को कुछ पता नहीं चलने वाला है। तो ढंग से पढ़ के जाना, अच्छे तरीके से करना है,
एक ही चैप्टर आएगा बायो में से। फिर हमारे पास में फिजिक्स वाले चैप्टर्स में से सिर्फ और सिर्फ कौन सा आएगा, चैप्टर 10 और चैप्टर 11। चैप्टर 11 है हमारे आई वाला, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, और चैप्टर 10 हमारे पास में कौन सा है, लाइट वाला, लाइट वाला है 10th चैप्टर। इन दोनों चैप्टर का वेटेज कितना है, 14। 7 मार्क्स के आएंगे क्वेश्चन, 1 मार्क्स में मतलब 7 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो देखिए पहला यूनिट 16 मार्क्स का आया, दूसरा यूनिट 10 मार्क्स का आया, और तीसरा यूनिट 14 मार्क्स का आया है। चैप्टर ओवरऑल अगर मैं बात करता हूं, तो टर्म 1 के लिए जो सिलेबस है, टर्म 1 के लिए जो सिलेबस है, जो हमें पढ़ना है एग्जाम्स के हिसाब से, वो आपको कौन सा पढ़ना है, चैप्टर 1 पढ़ना है, चैप्टर 2 पढ़ना है, चैप्टर 3 पढ़ना है, चैप्टर 6 पढ़ना है, चैप्टर 10 पढ़ना है और चैप्टर 11 पढ़ना है। ये चैप्टर्स आप लोगों को टर्म 1 के लिए प्रिपेयर करना है। टोटल कितने मार्क्स के हो जाएंगे, 50 मार्क्स के हो जाएंगे। इसमें सबसे ज्यादा वेटेज एक ही चैप्टर का है, सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो एक ही चैप्टर का है, दैट इज चैप्टर 6। चैप्टर 6 का 10 मार्क्स का वेटेज है, चैप्टर 10 का 7 मार्क्स का, चैप्टर 11 का 7 मार्क्स का, और बाकी इन तीनों का मिला के 16 है, इन तीनों का 16 है, इन दोनों का 7 7 14 है। क्लियर है? तो ये टर्म 1 का सिलेबस है भाई। टोटल चैप्टर कितने पढ़ने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 चैप्टर पढ़ने हैं भाई, 6 चैप्टर पढ़ने हैं। अभी अगर मान के चलते हैं जुलाई है, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, मतलब यू हैव 5 मंथ्स एंड 6 चैप्टर्स आर देयर। 5 मंथ्स 6 चैप्टर्स आर देयर। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के रिवाइज 2-3 बार कर सकते हो, इतना टाइम है आपके पास में। तो अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करो, बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करो। पहला फोकस, प्राइम फोकस किस पे रखोगे, बायो पे। 10 मार्क्स ले लें सीधे के सीधे। उसके बाद में प्राइम फोकस डालेंगे अपन फिजिक्स के चैप्टर पे, 10th और 11th पे। अब आप देखिए 10th वाले चैप्टर में जो लाइट वाला चैप्टर है ना, इसमें बहुत सारे डायग्राम्स आते थे, न्यूमेरिकल्स आते थे। तो अब न्यूमेरिकल्स में सीधा सीधा आंसर टिक करना रहेगा, डायग्राम्स बनाने रहेंगे नहीं। तो आपके बहुत ज्यादा फायदा हो गया। बाकी पहले तो पता है क्या होता था, डायग्राम्स बनाने पड़ जाते थे। इन सभी चैप्टर्स के डायग्राम्स हट गए। आप खुद देखिए यहाँ पे 6th चैप्टर में लाइव प्रोसेस में डायग्राम्स ही डायग्राम्स आते हैं, इतने सारे डायग्राम्स हैं। बनाने की झंझट खत्म हो गई आप लोगों की। फायदा कितना हुआ है सोचिए आप। एग्जाम पैटर्न के हिसाब से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। एंड इफ उस बेनिफिट का भी अगर आप, मतलब मैं अगर ये कह रहा हूं कि उस बेनिफिट को भी अगर आप नहीं ले पा रहे हैं, तो ये अपना ड्रॉबैक है, ठीक है ना, ये अपना ड्रॉबैक है। तो अपने ड्रॉबैक को नहीं रखना है। अगर अपन को कोई बेनिफिट मिल रहा है तो उसे लीजिए, उसे गेन कीजिए। ओवरऑल 50 मार्क्स का पेपर मिल रहा है तो 50 स्कोर करना है, मतलब 50 स्कोर करना है, ठीक है ना। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। तो ये टर्म 1 का सिलेबस है। किसका है, टर्म 1 का सिलेबस है। आगे देखिए बात करते हैं। अब बात करते हैं टर्म 2 के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, टर्म 2। अब टर्म 2 में केमिस्ट्री के जो रिमेनिंग चैप्टर्स है, 2 चैप्टर, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 आएंगे। चैप्टर 4 और चैप्टर 5। चैप्टर 4 कौन सा है, कार्बन एंड कंपाउंड्स का है। चैप्टर 5 हमारे पास में किसका है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। मतलब वो जो मेंडलीव वाली जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। 5 मार्क्स के आएंगे भाई, 5 मार्क्स के चैप्टर हैं, 5 MCQs। ये सब्जेक्टिव है भाई। टर्म 2 कैसा है, सब्जेक्टिव लिखना पड़ेगा। अब देखो लिखने के लिए दे दिया है इन्होंने, लेकिन चैप्टर ऐसे दिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो 5 मार्क्स के आएंगे, 5 and 5, ठीक है। चैप्टर 8 और 9 बायो में से आएंगे, मतलब 7th चैप्टर आपका आउट ऑफ सिलेबस है भाई। 7th चैप्टर आपका आउट ऑफ सिलेबस है। 7th चैप्टर कौन सा था, 7th चैप्टर हमारे पास में था हार्मोन्स वाला। कौन सा चैप्टर था, हार्मोन्स वाला। हार्मोन्स वाले चैप्टर को रवाना कर दिया इन लोगों ने। मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर आपके इस ईयर में नहीं आने वाला है। सीबीएसई के ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं 10th के जो देख रहे हैं, उन्हें मैं साफ साफ बता देता हूं, 7th चैप्टर आप लोगों को इस ईयर नहीं पढ़ना है। पिछले साल भी नहीं था और इस साल भी नहीं है। कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। डिलीट कर दिया है सीबीएसई ने इस सेशन के लिए। पढ़ना कौन सा है, बायो के अंदर 6th पहले पढ़ लिया, 8th और 9th और पढ़ना है, 7th हटा दिया है। 8th 9th का वेटेज 13 मार्क्स का है, मतलब एक चैप्टर इसमें से, जैसे ये वाला जो 8th चैप्टर है वो 7 मार्क्स का आएगा और 9th चैप्टर 6 मार्क्स का आएगा। 7th और 6th 13 हो जाएगा।
ऐसा भी हो सकता है वो 8 का आ जाए और 9th वाला 5 मार्क्स का भी हो जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है। एकदम फिक्स पैटर्न नहीं है, पर अपन मान के चल रहे हैं। क्लियर है? मतलब वेटेज आपको ज़्यादा किसका लेना है? बायो वाले का लेना है। बायो में भी कौन से वाले का? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाले चैप्टर का वेटेज आपको ज़्यादा मान के चलना है, तो उस पर फोकस प्राइम करना है, प्राइम फोकस होना चाहिए आपका। अब हम बात करते हैं अगली यूनिट में कितना आ रहा है। इफेक्ट्स ऑफ करंट वाले में चैप्टर 12 और चैप्टर 13 आएगा। चैप्टर 12 हमारे पास में कौन सा है? चैप्टर 10 हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी का है, और चैप्टर 13 हमारे पास में किसका है? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये भी कितने मार्क्स के हैं? 12 मार्क्स के हैं। 6 मार्क्स का आएगा, मतलब 6 and 6। मतलब एक चीज मान के ध्यान रखना, बायो वाले का वेटेज ज्यादा आ रहा है 13 मार्क्स का। 13 और 10 23, 3 चैप्टर 23 मार्क्स के हो गए बायो के। 3 चैप्टर 23 मार्क्स के हो गए, मतलब 8 मार्क्स एक चैप्टर गेन कर रहा है ऑन एन एवरेज, तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगला देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज में चैप्टर 15 आर एनवायरमेंट पढ़ना है भाई, फर्जी चैप्टर है। कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है। ये 5 मार्क्स सब्जेक्टिव में आ रहे हैं, ध्यान रखना सब्जेक्टिव है। तो टर्म 1 और टर्म 2, तो टर्म 2 का सिलेबस मुझे पता चल गया है। टर्म 2 का अगर सिलेबस में आपसे बात करूं तो टर्म 2 का सिलेबस मेरे पास में है, ठीक है। टर्म 2 का सिलेबस कौन से चैप्टर हैं टर्म 2 के अंदर? चैप्टर नंबर हमारे पास में है 4, चैप्टर 5, 8, 9, 12, 13 और 15। ये हमारे पास में टर्म 2 का सिलेबस है, और टर्म 2 हमारे पास में सब्जेक्टिव है। टर्म 2 हमारे पास में कैसा पेपर है? सब्जेक्टिव पेपर है। इसमें एक चीज ध्यान रखना, जो 16th चैप्टर है वो पढ़ना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्कूल के इंटरनल असेसमेंट में आएगा। कहाँ पे आएगा? इंटरनल असेसमेंट में। बोर्ड एग्जामिनेशन में इसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मतलब 2 चैप्टर आपके आउट ऑफ सिलेबस है, एक 7th और एक 16th। 7th तो इंटरनल असेसमेंट में भी नहीं आएगा। 16th चैप्टर जो है नेचुरल रिसोर्सेज वाला, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वो स्कूल के इंटरनल असेसमेंट में पूछा जाता है, बाकी कहीं नहीं आता है। बोर्ड एग्जामिनेशन में 7th चैप्टर से और 16th चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो 2 चैप्टर आप लोगों के हट गए हैं, 2 चैप्टर आप लोगों को दिमाग नहीं लगाने हैं। मतलब 1 to 16 है आपके पास में, उसमें से 2 चैप्टर हटा लीजिए। 16 चैप्टर थे टोटल, 2 चैप्टर हट गए हैं। 14 चैप्टर्स यू हैव टू स्टडी, और एक और चैप्टर इसमें से गायब हो चुका है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। वो है 14th चैप्टर, दैट इज सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी मतलब ये डिलीटेड है, ये पोर्शन क्या है? डिलीटेड है। अगर मैं इसको ढंग से वापस पूरा का पूरा ढंग से लिखूं आपके लिए, डिलीटेड पोर्शन कौन कौन सा है आपका, तो ध्यान रखिएगा आप लोगों के लिए डिलीटेड पोर्शन में कौन सा है। डिलीटेड पोर्शन, तो डिलीटेड पोर्शन आप लोगों के पास में है, एक तो 7th चैप्टर है, एक 14th चैप्टर है, और एक 16th चैप्टर है। पर ये 16th चैप्टर स्कूल के इंटरनल असेसमेंट में आएगा। किस में आएगा? इंटरनल असेसमेंट। बोर्ड में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, पर इंटरनल असेसमेंट में आएगा स्कूल में। तो ये आपका डिलीटेड पोर्शन है। तो ये हमारा पूरा सिलेबस का मामला हुआ। सिलेबस में पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब 1st, 2nd, 3rd, 6th, 10th और 11, ये हमारे टर्म 1 का सिलेबस है। 50% मार्क्स ये कवर कर रहा है। ये हमारे 50% मार्क्स कवर कर रहा है। 50-50 कितना हो गया भाई? 100 हो रहा है। तो देखिए एक बार, यहाँ देखिए टोटल 80 हो गए भाई। 50% कह रहा हूँ, 50 मार्क्स नहीं है, वो 50% है ना, ये ध्यान रखना ताकि कंफ्यूज नहीं हो आप। 50% है, तो 50% ये कवर कर रहा है, 50% ये कवर कर रहा है। तो ओवरऑल हमारे पास में कितने हो गए? 40 मार्क्स का ये हुआ, 40 मार्क्स का ये हुआ, 80 मार्क्स थ्योरी के हो गए। अब बात करते हैं स्कूल लेवल पे, हमको टर्म 1 में कितने इंटरनल असेसमेंट के 10 मार्क्स मिलेंगे, टर्म 2 के इंटरनल असेसमेंट के 10 मार्क्स मिलेंगे। ग्रैंड टोटल हमारी कितनी हो जाएगी? 100। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो पैटर्न में चेंज आया है उसको दिमाग में रखते हुए पढ़ाई करनी है। अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बिल्कुल जो पैटर्न में चेंज आया है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को करना है, ठीक है। तो ये हम लोगों का पूरा सिलेबस का पैटर्न था, एग्जाम पैटर्न था, ठीक है। टर्म 1 के लिए प्रिपेयर करना है, नवंबर और दिसंबर में पेपर है। टर्म 2 के लिए प्रिपेयर कब करेंगे? जब मार्च और अप्रैल में पेपर आना है। वो सब्जेक्टिव होगा तो इतनी हेडेक नहीं लेनी है, अब भी ऑब्जेक्टिव की हेडेक लेके चलनी है। तो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करो, अलग अलग
तरीके से उसके आंसर्स निकालने की कोशिश करो। एमसीक्यू क्या बन सकते हैं, कैसे आंसर्स निकाले जाते हैं, जल्दी से जल्दी कैसे किया जाए, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा तो टाइमिंग की लिमिट ज़्यादा नहीं मिलेगी, कोई 3 आवर्स का पेपर नहीं देंगे आपको। क्लियर है ना। चलिए अब अगर मैं बात करता हूँ टर्म 1 में हमारे चैप्टर में, तो ये हमारे चैप्टर का पूरा आपको पता है, केमिकल रिएक्शंस में केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इम्प्लीफिकेशन ऑफ बैलेंस इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, पूरा कंप्लीट चैप्टर है। चैप्टर 2 भी पूरा कंप्लीट है, कोई सिलेबस में रिडक्शन नहीं है। चैप्टर 3 में भी किसी भी तरह का कोई रिडक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे चैप्टर 3 में इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है देखिए भाई, चैप्टर 1 पूरा है, चैप्टर 2 पूरा है, चैप्टर 3 में सीन देखिए, मेटल नॉन मेटल के बारे में बताया गया है, उनकी प्रॉपर्टीज, फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बताई गई है, रिएक्टिविटी सीरीज बताई गई है। मतलब मेटलर्जिकल प्रोसेसेस डिलीट हो गई है, मेटलर्जिकल प्रोसेसेस करवानी ही नहीं है, मेटलर्जिकल प्रोसेसेस डिलीट हो गई है भाई, मेटलर्जिकल प्रोसेसेस डिलीट हो गई। मेटल हम एक्सट्रैक्ट करते थे ना ओर से, तो वो सारी की सारी प्रोसेसेस क्या हो गई है, डिलीट हो गई है, सारी की सारी प्रोसेसेस क्या हो गई है, डिलीट हो गई है। अगला देखिए लाइव प्रोसेस में सारे का सारा पूरा चैप्टर ही है भाई, न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्ट है, एक्सक्रिएशन है एनिमल्स में भी, और ये पूरा चैप्टर है, कंप्लीट चैप्टर है। मतलब सिलेबस रिडक्शन अभी सिर्फ और सिर्फ 3rd चैप्टर में देखने को मिला, टर्म 1 में कंप्लीट चैप्टर आएगा ये वाला। अगला देखिए लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाला है, तो इसमें मिरर फॉर्मूला है, डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। देखिए डेरिवेशन आता भी नहीं है, ध्यान रखना, काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है। रिफ्रैक्शन वाला पूरा मामला है, मतलब ये भी कंप्लीट चैप्टर है, इसमें भी कोई रिडक्शन नहीं है, कंप्लीट चैप्टर है। ह्यूमन आई वाले में देखिए, ह्यूमन आई वाले में क्या हुआ, ह्यूमन आई वाले में सीन ये हुआ कि आई और आई की जो करेक्शन वाली डिजीजेज हैं, आई करेक्शन की जो डिजीजेज हैं वो सब खत्म हो गई है भाई, आई करेक्शन का मामला पूरा हट गया है। मतलब रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, और ये बहुत कम चैप्टर बच गया है भाई, मतलब ना के बराबर पढ़ाना रहा है। तो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करोगे, बहुत बढ़िया नंबर आने वाले हैं, ये ध्यान रखना। आई करेक्शन, आई का स्ट्रक्चर, आई से रिलेटेड डिजीज, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेसबायोपिया, कैटरेक्ट, ये सब डिलीट हो चुका है, तो डिलीटेड पोर्शन में है। चैप्टर्स डिलीट हुए, चैप्टर्स के साथ में टॉपिक्स भी डिलीट हो चुके हैं, कुछ चैप्टर्स के जो दिए गए हैं। तो ये हमारे टर्म 1 का मामला है। तो टर्म 1 में आपको क्या पढ़ना है, देखो चैप्टर 1 पूरा पढ़ना है, कंप्लीट। चैप्टर 2 कंप्लीट पढ़ना है। चैप्टर 3 में डिलीट पोर्शन है, डिलीटेड पोर्शन आर देयर। चैप्टर 6 कंप्लीट है। चैप्टर 10 कंप्लीट है। चैप्टर 11 डिलीटेड पोर्शन इज देयर, डिलीटेड पोर्शन इज देयर। तो ये चीज ध्यान रखिएगा भाई, है ना। अब बात करते हैं टर्म 2 के पेपर के बारे में। टर्म 2 का जो पेपर है, कार्बन इन कंपाउंड में, कार्बन कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्डिंग कार्बन कंपाउंड्स की दे रखी है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एंड होमोलोगस सीरीज के बारे में बता रखा है। मतलब इसमें IUPAC नेमिंग आ सकती है, पर इसमें किसी भी तरह की कोई रिएक्शन नहीं आएगी। मतलब इसमें भी पोर्शन डिलीटेड है भाई, जो पिछले साल डिलीटेड पोर्शन था सेम टू सेम पोर्शन कार्बन कंपाउंड में वापस डाल दिया है, चेंज नहीं किया है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाला चैप्टर कंप्लीट है, कुछ भी पोर्शन डिलीट नहीं हुआ है। अगला देखिए, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन दे रखा है, पूरा का पूरा चैप्टर है भाई, कंप्लीट चैप्टर है। जो NCERT में गिवन है वो कंप्लीट आएगा, कोई डिलीट, कुछ पोर्शन डिलीट नहीं है। हेरिडिटी में देखिए मेंडल के कंट्रीब्यूशन है, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस है, सेक्स डिटर्मिनेशन है, मतलब इवोल्यूशन हटा दिया है, इवोल्यूशन नहीं पढ़ना है। जहाँ पे स्पीसीएशन इवोल्यूशन का टॉपिक दे रखा है NCERT में, वो नहीं पढ़ना है CBSE स्टूडेंट्स को, ठीक है, उनके लिए ये पोर्शन डिलीट हो चुका है। अगला देखिए, इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट चैप्टर है भाई। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट वाले में भी हमारे पास में अगर हम बात करें तो इसमें आपके क्या हटा दिया है, जनरेटर वाला पोर्शन हटा दिया है, जनरेटर डिलीट हो गया है।
और EMI डिलीट हो गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये डिलीट हो गया है, बाकी पूरा चैप्टर है। ये 2 टॉपिक लास्ट वाले डिलीट हो गए हैं। मोटर तक आएगा, उसके बाद में कुछ नहीं आएगा। नहीं, इंड्यूस करंट दिया है इन्होंने बट जनरेटर नहीं बताया है, जनरेटर है और वो शॉर्ट सर्किट, ये 2 टॉपिक डिलीट हो गए हैं, ये 2 टॉपिक डिलीट हो गए हैं। तो ओवरऑल देखिए, आप खुद देखिए, सिलेबस रिड्यूस भी हुआ है और चैप्टर डिलीट भी हुए हैं। जो चैप्टर आपको दिए गए हैं उनमें से भी पोर्शन को डिलीट कर दिया गया है। तो आपको ज़्यादा पढ़ने का लोड नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, अच्छे से पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। आर एनवायरमेंट तो कंप्लीट चैप्टर है, ये कंप्लीट है। अब ओनली फॉर इंटरनल असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट में पोर्टफोलियो, पीरियोडिक, ये सब बनाने पड़ते हैं असेसमेंट्स। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका 16th चैप्टर है जो कंप्लीट है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये स्कूल बेसिस पर है। किस पर है? स्कूल बेसिस पर है। प्रैक्टिकल सबके अलग अलग रहते हैं, वो स्कूल का बेस्ड सिस्टम रहता है। अब ढंग से समझिएगा, टर्म 1 और टर्म 2 के लिए मैंने आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस बताया कि भाई क्या क्या सिलेबस आपके आने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर टर्म 1 में आने हैं और कौन से चैप्टर टर्म 2 में आने हैं। टर्म 1 में जो चैप्टर्स आ रहे हैं उनमें कौन सा पोर्शन डिलीट हो चुका है, ये हम लोगों ने देखा। टर्म 2 में हम लोगों ने देखा कि कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, उनमें कौन से पोर्शन डिलीट हो चुके हैं, कौन से चैप्टर हमें कंप्लीटली नहीं पढ़ने हैं। 7th बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, 14th बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। जो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं उनमें डिलीटेड पोर्शन किस में है? 3rd चैप्टर में है, 4th चैप्टर में है, ये अपने 9th चैप्टर में है, ह्यूमन आई वाले चैप्टर के अंदर है और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट वाले चैप्टर में डिलीटेड पोर्शन है। तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देते हुए पढ़ना है कि भाई कहाँ पे कौन सा पोर्शन डिलीट हो गया है। तो अच्छे तरीके से पढ़िए, बढ़िया तरीके से पढ़िए। टर्म 1 पे बिल्कुल अच्छे से फोकस करना। ऑब्जेक्टिव में गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि जो स्कोरिंग पैटर्न रहेगा वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, ना कि सब्जेक्टिव। क्योंकि सब्जेक्टिव में आप लिखते वक्त गलतियाँ करेंगे, पर टिक करते समय गलतियां नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन और डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट। थैंक यू।